नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग जो दरोगा का जीएस प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका ये सेट नंबर 4 है फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेट है ये सेट नंबर 4 है फ्रेंड्स। 3 सेट इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप 3 सेट नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। हम लोग इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि 25 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे जीएस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीयू डिफरेंट एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है, देखिए ये जो भी क्वेश्चन है PYQ को ध्यान में रख उसी ट्रेंड पे बनाए गए हैं, याद रखना है। और करेंट अफेयर्स के लिए इस चैनल पे डेली लगभग 8 से 10 के बीच में शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं। जो डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको काफ़ी कम समय में आप वहाँ से तैयार भी कर सकते हैं। और देखिए, शॉर्ट को रिवाइज करना एग्जाम के दौरान भी काफ़ी आसान हो सकता है। अगर 2 घंटा में चाहें आप तो पूरे 6 महीने का करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एस्थेटिक में जीएस का प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स दोनों इस चैनल पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल के फ्रेंड्स। पहला सवाल कह रहा है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए, हर्षवर्धन कहा जाता है कि गुप्तों के बाद अंतिम हिंदू सम्राट हुआ था, शासक हुआ था, जो लगभग 647 ईस्वी तक शासन करता है। और यह अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कनौज ले जाता है, याद रखिएगा। मतलब कि जो हर्षवर्धन शासन करेगा तो उस समय शासन का जो केंद्र था फ्रेंड्स, यह पाटलिपुत्रा से थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक के कनौज की तरफ चला गया था। ये वर्तमान में यूपी वाला क्षेत्र पड़ता है कनौज का। तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी हटाकर कनौज ले गया था। इसका कारण यह है कि उसकी बहन जो राजलक्ष्मी थी वो भी एक शासन चलाती थी, और उस शासन का भी मेन जिम्मेवारी हर्षवर्धन पे भी था। तो ये ऐसी जगह राजधानी अपने एस्टेब्लिश करना चाहता था जहाँ से पूरे साम्राज्य, मतलब उसकी बहन वाले साम्राज्य और खुद के साम्राज्य पे अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसको याद रखना है। और ये पाटलिपुत्र आपको पता है मगध, काफ़ी मतलब मगध वाले क्षेत्र पर पड़ता था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि शुंग वंश के बाद मगध पे शासन करने वाले कौन से वंश है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। देखिए, इसका एक ट्रिक है, ये बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे। एक लोग यह ट्रिक याद कर रखे, हसीन मासुका। आपको भी अगर याद रख सकते हैं तो आप रखिएगा इसको। हसीन मासुका एक ट्रिक है फ्रेंड्स। ट्रिक का निमोनिक्स कह सकते हैं इसको, जिसके माध्यम से लोग याद करता है। देखिए, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। तो हमसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, शुंग के बाद किन्होंने शासन किया है। तो शुंग के बाद क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो इसका राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर सी, कर्ण वंश हो गया। देखिए, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे, आपको याद रखना है। कर्ण वंश की कई बार एग्जाम में संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर पूछ ले कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, तो वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और देखिए, विदेशी कुछ शासक भारत में शासन किए थे तो उनका भी कई बार ट्रिक पूछ लिया जाता है, या फिर कि क्रम क्या है। तो मैंने उसको याद किया फ्रेंड, हस पी के नाम से मैंने ये खुद का अपना निमोनिक्स बनाया और मैंने भी इसको खुद ऐसे ही याद रखा। देखिए, हस पी के ये जो 4 वर्ड आप याद रखेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। देखिए, हिंद यूनानी शासक करेंगे जिन्हें पहलव व पार्थियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हिंद यूनानी हो जाएंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसका शक हो जाएंगे, फिर पार्थियन हो जाएगा और फिर कुषाण हो जाएंगे। आपको याद रखना है, हिंद यूनानी, शक, पार्थिव या फिर पहलवी ने कहा जाएगा और फिर कुषाण हो जाएंगे, याद रखिएगा। और कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक आपको पता है कनिष्क होगा फ्रेंड्स। तो याद रखिए, विदेशी शासन का भी क्रम आप याद रख सकते हैं। हंस पी के, हिंद यूनानी, शक, पहलव या फिर पार्थियन या फिर कुषाण, ये 4 हो जाएंगे फ्रेंड। ऐसे भी आप इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सतवाहन आपको पता है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, और ये अपने मतलब अपने नाम के साथ माता को जोड़ते थे, जिस कारण इनकी काफ़ी चर्चा होती थी, याद रखना है आपको। और एक बार और इनके बारे में याद रखिए कि भारत में बड़े स्तर पर शीशे की जो सिक्के थे चलाने के लिए सतवाहन ही फेमस है, याद रखिएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था, आपको याद रखना है। और गुप्त जो वंश है इसको आपको पता है स्थापना इसका श्रीगुप्त ने किया था, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इस वंश के काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए थे। आपको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या रहा है फ्रेंड्स कि नौजवान भारत सभा, ये देखिए सवाल में ही आपको 2 आंसर मिल चुका है। एक तो नौजवान भारत सभा
कि स्थापना कब हुई, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप बता रहा है आपको कि 1926 में हुई थी। तो ये नाम पूछ रहा है कि किन्होंने स्थापना किए थे, ऑप्शन है, इनमें से आपको एक बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था 1926 में। तो देखिए सवाल ऑटोमेटिक आपको दो आंसर दे दिया। तो ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रहना कि 1926 में हुई थी। और किन्होंने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनका नाम आपको पता है जुड़ता है HSRA के साथ, HSRA, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी था, उससे इनका नाम जुड़ता है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, HRA, इसी का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था। आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। रास बिहारी जो बोस हैं, ये जो नेशनल गवर्नमेंट था, जो इंडियन आर्मी थी जिसको लीड करेंगे सुभाष चंद्र बोस, उससे जुड़े होंगे, याद रखिएगा। और लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को USA में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लीड करेंगे, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि 1860 में भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। देखिए जो लॉर्ड कैनिंग है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक लाइन जान लीजिए। यह भारत का पहला वायसराय था। क्या था फ्रेंड्स? भारत का पहला वायसराय बनेगा लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। और इसी के समय में 1857 का महान विद्रोह हुआ था। ये आप चाहें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल था, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल होगा और प्रथम वायसराय होगा। तो पहले ये गवर्नर जनरल भी रह चुका है और वायसराय भी। तो ऐसे भी एक बार सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा निम्न में से ऑप्शन है जो ऐसा व्यक्ति है जो भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों रोल को निभाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है। और इसी के समय भारत में पहली बार बजट को पेश किया गया था, कब? तो 1860 में। और भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल भी आपको एक दो आंसर, मैंने सवाल को इस प्रकार डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सवाल जो उसमें भी एक आध आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आंसर से तो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ही। तो कह रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की चर्चा कर रहा है। ये बता भी रहा है कि 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है। तो देखिए कि इन्फॉर्मेशन हो गया। सवाल को ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन संविधान में जोड़ा गया, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर जीता है उस पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी से ज्वाइन करता है, तो उसकी जो सदस्यता है फ्रेंड्स यह शून्य मान ली जाएगी या फिर उसे सदन से बर्खास्त किया जा सकता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी सारे संविधान में अमेंडमेंट किए गए थे। इसी तरह इसी के थ्रू आपको पता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, बहुत सारे मतलब छेड़छाड़ किए गए थे। और एक ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो वोट देने का अधिकार है, जो उम्र है, ये 21 वर्ष से घटाकर फ्रेंड 18 वर्ष कर दिया गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लागू होगा 1989 से, लेकिन संविधान संशोधन 1988 वाला होगा, ध्यान रखना। 61वां संविधान संशोधन तो कई बार दरोगा में पूछा जा चुका है और बिहार SSC भी पूछी थी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन। और यहाँ एक समिति थी फ्रेंड, आपको याद रखना, तारकुंडे समिति उसको हम लोग बोलते हैं। तारकुंडे समिति की सिफारिश पे ऐसा किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि संघ मंत्री परिषद जो है, यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? देखिए ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि जो भी मंत्रिपरिषद होगा यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मंत्री एक साथ बैठते हैं और एक साथ उठते हैं, क्योंकि अगर एक भी मंत्री पर अविश्वास पास हुआ लोकसभा में तो पूरे मंत्रिपरिषद के इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ सकता है, याद रखिएगा। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए आप कि यहाँ तो सामूहिक पूछ लिया, अगर आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत तौर पे जो मंत्री हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं फ्रेंड्स, तो उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रत्येक मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूछ लिया जाए तो लोकसभा होगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है
कि भारतीय संविधान का, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पा चुके हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। तो देखिए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को कुछ पार्ट में बांटा गया है। जैसे जो पहला पार्ट है, मतलब भाग 3 के तहत मूल अधिकार जो उनको कुछ हम लोग बांटे हैं, तो भाग 14 से जो 18 यह समता का अधिकार कहता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जो 19 से 22 है यह स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है। और 19 जो 23-24 है फ्रेंड्स, यह शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देता है, याद रखना है। और वही जो 25 से जो 28 है फ्रेंड्स, 25 से जो 28 ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, याद रखिएगा। और वही जो 29-30 है फ्रेंड्स, ये अल्पसंख्यक लोगों की उनकी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान की बात करता है। तो याद रखिएगा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 29-30 में किया गया। और आर्टिकल जो 32 है इसे भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए मेगना कार्टा जो है 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा साइन किया गया था, याद रखिएगा। अब मेगना कार्टा क्या था कि पहले जो ब्रिटिश सरकार या राजा हुआ करता था, जब मर्जी जिसको अपने पार्टी में मतलब सरकार में शामिल किया, जब जो अपने मर्जी से कुछ भी करता था, तो कुछ लोग मिलके, वहाँ के जो सरकार थे मिलके राजा से साइन कराया कि नहीं, आपके ऊपर भी कुछ क्या होना चाहिए, अधिकार लगना चाहिए और कुछ आपके ऊपर बाउंडेशन लगना चाहिए कि आप जब मर्जी वैसे नहीं कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में पहली बार राजा के ऊपर कुछ अंकुश लगाया गया था, जिस कारण इसे मेगना कार्टा कहा जाता है। और तब से जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो उसे मेगना कार्टा कह दिया जाता है, तो याद रखिएगा। और इसी के तहत आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट जाना हुआ तो वहाँ आर्टिकल 226 काम करता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल थोड़ा स्टेटमेंट बेस है, आप पढ़िए। कह रहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ये बी जो है ये गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। उपाध्यक्ष चुनाव लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों से करती है, एकदम सही है फ्रेंड्स। तीसरा कह रहा है अध्यक्ष का कार्यकाल रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करता है। उपाध्यक्ष का पद इसलिए बनाया गया है, पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष तुरंत पद छोड़ देगा। यस, अगर उसे पद से हटा दिया गया है तो अपने पद को तुरंत छोड़ देगा। लेकिन 2 नंबर कह रहा है कि सदन की अध्यक्षता करते समय उपसभापति पहली बार में मतदान कर सकता है। नहीं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिस समय उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तो उसे जो प्राथमिक मत है, मतलब कि पहली बार में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। उसके जब भी वो अध्यक्षता करेगा तो उसको वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक अध्यक्ष को प्राप्त होता है। और यह जो है आर्टिकल 100 के तहत आपको याद रखना है, किसके तहत, आर्टिकल 100 के तहत फ्रेंड्स कास्टिंग वोट देता है, मतलब कि निर्णायक मत देगा, पहली बार में वोट नहीं देगा। अगर दोनों पक्ष के वोट बराबर हो जाएंगे देन इस टाई को तोड़ने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 93 जो है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 93 यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से डील करता है। यह कहता है कि 93 की अध्यक्ष होगा एक लोकसभा का और जितनी जल्दी हो सके उपाध्यक्ष को भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो वर्तमान लोकसभा चल रही है और इसकी पहली जो लोकसभा थी उसमें जो है अभी तक एक भी उपाध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया गया। और ऐसी परंपरा बनी हुई है, याद रखिए, इसको संविधान में किसी रूल में नहीं लिखा गया है, ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को हमेशा बनाया जाता है सत्ता दल से और जो उपाध्यक्ष है उसे विपक्ष से बनाया जाता है। ये कहीं लिखा नहीं गया, ये जस्ट परंपरा चली आ रही है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है फ्रेंड्स। तो ये बस फैक्ट है, 13वां, इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। और आपको ध्यान रहिए कि जो बिहार का जोग्राफिकल एरिया है यह 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बस इतना याद रखिए, आपका काम चल जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, आपको पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र, देखिए ये तापीय ऊर्जा संयंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आप बस इसका नाम याद रखिए, ये गुजरात में है फ्रेंड्स। देखिए बिहार में पिरपौती थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है, पिरपौती, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पिरपौती जो बनाया जा रहा है यह भागलपुर में बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, भागलपुर में बना। और जो कजरा है यह लखीसराय में बनाया जा रहा है। इन 2 नाम को अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिरपौती भागलपुर में और कजरा लखीसराय में बनाया जा रहा है। और देखिए भारत का पहला जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था 1952 के आसपास, यह तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। आपको पता है भारत में अभी भारत के पास 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें एक महाराष्ट्र में है
इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं यहाँ 2-3 का नाम बता दे रहा हूँ आपको। एक जो है, जो इसका नाम तारापुर है फ्रेंड्स, तारापुर मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिएगा। ये महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ेगा। कल्पक्कम जो है फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु में पड़ेगा। कैगा जो है यह कर्नाटक में है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैगा कल्पक्कम जो है ये कहाँ है, तो पड़ेगा आपको फ्रेंड्स तमिलनाडु में। कैगा पड़ेगा कर्नाटक में, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह। एक पड़ेगा आपका नरौरा और काकरापाड़ा, तो काकरापाड़ा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जाएंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ये जो मेनली ज़्यादातर जो तटीय स्टेट है भारत के, उन्हीं में डेवलप इनको किया गया है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखिए। और आप हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा पर्वत जो शिखर है यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है कि पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड, कामेत जो पर्वत है यह हिमालय का भाग है। किसका भाग है, हिमालय का भाग है। तो अब आपको पता है कि जब हिमालय का भाग है तो पश्चिमी घाट तो ये है और हिमालय यहाँ पड़ता है, तो जब हिमालय यहाँ पड़ता है तो पश्चिमी घाट, तो इसका आंसर कामेत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जी देख, अनाई मुदी, दोदा बेटा और नील महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी आपको पता है पूर्वी घाट में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पूछ ले कौन सा पर्वत शिखर पश्चिमी, तो इसका राइट आंसर महेंद्रगिरी भी हो सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लेकिन महेंद्रगिरी थोड़ा सा यहाँ साउथ में पड़ जाता है, जिस कारण हम लोग इसका राइट आंसर कामेत मान के चलेंगे, याद रखिए। दोदा बेटा आपको पता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, फैक्चुअल सवाल है, 345 किलोमीटर आप याद रखेंगे। और बिहार के वही पूरब से पश्चिम लेंथ पूछ लेगा तो ये हो जाएगा 483 किलोमीटर, आप इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ये साइंस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा ठोस जो कपूर है, आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो देखिए, जब कोई भी पदार्थ सीधा सॉलिड से अगर सीधा गैसियस अवस्था में चला जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग सब्लिमेशन मतलब कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको हमेशा दिए जाते हैं, याद रखिए, जैसे कि एक कपूर तो ऑलरेडी इसमें लिख दिया गया है, उसके बाद नेफेथिलीन होता है, याद रखना आपको, आयोडीन होता है, इन सब के शुद्धिकरण के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। वाष्पीकरण आपको पता है, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। और जो द्रवण है, लिक्विफिकेशन है, जब यही वाष्प जल के बूंदों में बदलने लगता है तो उसे द्रवण कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपको, ये मैंने एक बार पीछे भी कराया था, इसको दोबारा रिपीट कर दिया मैंने ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कि ध्वनि का वेग, साउंड ऑफ स्पीड जो अधिकतम किस माध्यम में होता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में होता है। निर्वात में तो ध्वनि प्रभावित होती ही नहीं है प्रवाहित, तो ठोस में होगा, सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। ठोस में भी सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम में होता है, आपको ध्यान रखना, लगभग 6410 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका स्पीड होता है, किसमें, एल्यूमिनियम में। और उसके बाद स्टील आता है जिसमें 5600 मात्र होता है, तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ध्वनि का जो नॉर्मल चाल है 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पर 330 मीटर पर सेकेंड है। देखिए, ध्वनि का जो वेग है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, दाब मतलब कि प्रेशर से प्रभावित नहीं होता है, दाब घटाएं बढ़ाएं उससे प्रभावित कतई नहीं होगा। लेकिन अगर पूछ लेगा तापमान से ध्वनि की स्पीड प्रभावित होती है, तो यस फ्रेंड, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया जाता है तो जो ध्वनि का वेग है 0.17 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर जाएगा, आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता से भी ध्वनि की जो चाल है प्रभावित होती है, याद रखिएगा। किससे प्रभावित नहीं होती है, तो दाब से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको मदद मिलेगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, कि मानव शरीर का कौन सा एंजाइम जो है, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम अमाशय के अम्लीय माध्यम प्रोटीन के पाचन के सहायक होता है। ये सवाल जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए होमवर्क के सीरीज में छोड़ कर रखा है, आप इसे अगर सीरियस कैंडिडेट है तो ये जितने भी, मैंने इसका आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे हार्मोन्स और इमाइन लिखे गए हैं, प्रोटीन्स और जो भी है, इनको एंजाइम्स, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए कि किसका क्या वर्क होता है, कौन कहाँ एक्टिव होता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताइएगा, और इसको आप बताइए मुझे कि ये सबके बारे में आपको याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है तो फैक्ट पे एक पेज पे लिखिए और इसको याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछिए, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी जो है मिस हो गया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर सेलुलोज होगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सेलुलोज इसके बनी होती है। पादपों की जो भी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो कवक की कोशिका भित्ति है यह काइटिन की बनी होती है, आपको याद रखना है। और जो हमारे इंसान की कोशिका झिल्ली होती है इसमें मेनली प्रोटीन और लिपिड काम करता है, इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे मैं अगला सवाल भी आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है अगले सवाल में यहाँ सेलुलोज जो है वही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में, अब कुछ सवाल फैक्चुअल है, सीधा आपको यही याद रखना है कि भारत में पहला टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में जो हेली नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिसका नाम जिम कॉर्बेट वर्तमान में कर दिया गया है, तो वही पार्क है, आपको याद रखना। और इसी वर्ष आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। अब इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी से, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगिरी, और वहाँ से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह काम उद्यन के द्वारा किया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स पाटलिपुत्र की जो स्थापना यही उद्यन किया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्तमान जो पाटलिपुत्र है उसको एस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है यह उद्यन को जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गए थे, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जिस वंश को बिलोंग करता है उस वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये अजातशत्रु का पुत्र था, तो अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा और उदयन अपने पिता को मार के, इसलिए इस वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में किन्होंने कार्य किया था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये 2025 और मैं 15-17 की सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी विशेष है, और इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद, और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि बिहार के राज्यपाल के रूप में कब कब काम किए, क्योंकि देखिए इसके पहले जब जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति बने थे तो वो भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, तो इसलिए ये सवाल पूछा गया है। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि बिहार में जल मंदिर कहाँ है। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिहार में जल मंदिर कहाँ है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा पावापुरी, याद रखिएगा। पावापुरी में ही भगवान महावीर की क्या हुई थी, आपको बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहीं पे क्या है, एक जल मंदिर, और जल मंदिर समानतः जैन धर्म से अपना संबंध रखता है, ये लिखा भी ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे जो जल मंदिर है जैन धर्म से रिलेटेड एक पवित्र स्थल होता है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल, अब बोध गया, आपको पता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है फ्रेंड्स, और राजगीर जो है वर्तमान में बिहार में स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हॉकी इंटरनेशनल मैच भी खेले जा रहे हैं, और यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है बड़े स्तर पे। तो बिहार में जो पटना में मनूल हो क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अलावा राजगीर में एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग अपने सवाल के अंतिम तौर पर अंतिम मतलब जो क्रम है उसमें पहुँच चुके हैं। अरब लीग एक फैक्चुअल सवाल है। अरब लीग की स्थापना प्रीवियस PYQ है फ्रेंड्स, वहाँ से मैंने इसको उठाया है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, फैक्ट है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं एक्स्ट्रा इसमें। आपको ये पता है 1940 में भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, याद रखिएगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, बताइए कि प्रथम सत्याग्रही और तृतीय सत्याग्रही कौन थे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम, भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम है यह किस भारतीय संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया। तो इसका राइट आंसर है सीडेक पुणे के द्वारा यह बनाया गया है, और इसी के द्वारा बनाया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। आप नाम याद रखिएगा कि भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर क्या है, एरावत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, एक और सवाल इसमें था आई थिंक, नहीं, हम लोग आएंगे अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है, देखिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में मिनिमम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है बिहार में, जो कितनी है, 484 स्क्वायर किलोमीटर पर व्यक्ति जो है, यह याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ बिहार में कहाँ है, तो पटना में, आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कैमूर में बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि कोकी जो
कोयला होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से किस में, देखिए इन सब में होता है, लेकिन इसका राइट सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमसे पूछा मुख्य रूप से, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा कुकिंग कोल का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट की काफ़ी यूज करते हैं, जिस कारण यहाँ इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और अगला जो सवाल है फ्रेंड्स, आखिरी सवाल हम लोग के सीरीज का, कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष भारत में पारित, जो आप सुनते होंगे पहले रेडियो पे आता था, जागो ग्राहक जागो, तो ये जो एक्ट है भारत में 1986 में 1986 में बनाया गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल हैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन को भी डिमांड करते हैं और कुछ फैक्चुअल सवाल होते हैं, तो मैंने अपने स्तर पे जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड पड़ी मैंने किया है, और जो फैक्चुअल सवाल है वहाँ मैं कहूँगा आपसे केवल आप रटोफाई कीजिए, इसको याद रखिए। और देखिए ये जो चैनल है, ये जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स इस चैनल पे, ये आपको AEDU, बिहार SSC, आप BPSC की अगर तैयारी करते हैं तो 72वीं BPSC की PT, बिहार जो SI के वैकेंसी आई है उसमें डिफरेंट एग्जाम में काम करेंगे, तो इसको ऐसे ही यूटिलाइज कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल भी आगे बढ़े। थैंक यू फ्रेंड्स।